Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 28 अगस्त 2025 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ऑस्ट्रेलिया को, इसकी मैपिंग करना कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कल हमारा गणेश चतुर्थी का पूरा त्यौहार था, उसी वजह से आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो अखबार है वो पब्लिश नहीं होता। जैसे कुछ त्यौहार होते हैं साल में, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ठीक है, तो ये त्योहारों पर दोस्तों न्यूज़पेपर नहीं आता है। स्पेशली हम द हिंदू की बात कर रहे हैं, आज भी वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो हमारा जो कल एक आर्टिकल पेंडिंग रह गया था, पहले तो वो कवर करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस को कवर करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन पर एक दो बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक हैं। आज का एडिटोरियल बहुत काम का है, ये लगा लेना भले ही अखबार आए ना आए। करंट अफेयर्स में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ कर चलने हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा काम के, और ऐसे टॉपिक जिसको लेकर यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स या मेंस के अंदर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आपको पीवाईक्यूज़ की भी एक अच्छी मात्रा में नॉलेज यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल आज आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, ये बेसिकली कल वाला टॉपिक है। कल हम लोगों ने इसको लास्ट में रोक दिया था क्योंकि वीडियो सेशन कल लंबा होता चले जा रहा था। तो मैंने बोला था कि आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर में हमारा जो पहला आर्टिकल है ये बात करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। लेकिन ये अफ्रीकन कंट्री मिनरल्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा रिच है। इस देश के पास में ढेर सारे खनिज पदार्थ प्रेजेंट हैं, जैसे कोबाल्ट, कॉपर, कॉल्टन, ऐसे बहुत सारे आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे जिसके पीछे दुनिया लगी हुई है। दुनिया क्या, चाइना ने ढेर सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे किया है। लेकिन अभी दोस्तों जो यूएसए है वो चाइना को ओवरटेक करना चाह रहा है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये होता है कि जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक मिनट मैं आपको मैप में लेकर चलता हूँ ताकि आपको बढ़िया मात्रा में अच्छी तरीके से बिल्कुल ये क्लैरिटी मिलकर चलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा मैप, ये है हमारा इंडिया, हमें चलना है अफ्रीका। अफ्रीका को यहाँ पर जूम करोगे, बीचों बीच में आपको ये जो देश दिख रहा है यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, विच इज़ डीआरसी। ठीक है, इसके आसपास देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो उसके साथ बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल डीआरसी के वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो आपको कॉन्गो नाम का देश देखने को मिलेगा। एक कॉन्गो और डीआरसी के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है उबंगी रिवर। ये एक बॉर्डर भी क्रिएट करती है इन दोनों देशों के बीच में। डीआरसी के ऊपर नॉर्थ में देखने को मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन उसके बाद नॉर्थ में ही है साउथ सुडान। देन इधर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे छोटे छोटे एक दो देश हैं, फॉर एग्जांपल युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है। देन उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाता है अंगोला, ये है जाम्बिया, ये है मालावी, और फिर इधर आपको देखने को मिलेगा तांजानिया। कितने सारे देश हैं जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, रवांडा की बात कर रहा हूँ, बुरुंडी की बात कर रहा हूँ, ये वो देश हैं जो आज के समय पर अच्छे हालात में नहीं है। यहाँ का जो इकॉनमी वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, लोग गरीबी की चपेट में हैं। और इसी दौरान बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स मतलब कह सकते हैं कोई एक संगठन बन चुका है, ऐसे ग्रुप यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। और वो जो ग्रुप हैं उनका मेन पर्पस क्या है कि इन देशों से बहुत सारा खनिज पदार्थ निकालना, उसकी इलीगल स्मगलिंग करना, और फिर ऐसे ही यहाँ पर अपने आप के ग्रुप को सरवाइव करवाना। तो ऐसे ग्रुप में दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट नाम निकल कर आता है, वो है M23 का। ठीक है, M23 भी एक रेबेलियन ग्रुप है जो लगातार यहाँ पर विद्रोह करता हुआ नजर आया है, लेकिन उसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी भारी तबाही मचाई है। आपको याद होगा इसी साल की बात कर रहा हूँ, 30th ऑफ जनवरी को भी ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तब भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो रवांडा मैंने बताया पास में ही देश है, पड़ोसी देश है डीआरसी का। रवांडा सपोर्ट करता है M23 नाम के एक रेबिलियन ग्रुप को।
और ये जो M23 ग्रुप है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में हिंसा करता है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ढेर सारा जो मिनरल्स है उसको निकालने के बाद में एक्सपोर्ट करने की बात करता है या फिर उसको बेचने की लीगल स्मगलिंग करने की बात करता है। नाउ अभी क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है कि देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रोटेक्शन हम करेंगे, हम प्रोटेक्शन करेंगे, टेंशन मत लो, हम बचाएंगे। लेकिन बदले में वही मिनरल्स, अगेन वही जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। मिनरल्स यहाँ पर दोस्तों यूएसए यहाँ से निकालेगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यूएसए को पता है, दुनिया को पता है कि कितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट है और उसी कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है बैटरीज को बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा ये बात। और दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, प्रदूषण को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रही है। इस मामले में चाइना ऑलरेडी बहुत आगे था। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट या ऐसे बड़े बड़े वादे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से पहले ही कर दिए थे। चाइना का बिजनेस आज इन्वॉल्व भी है दोस्तों। चाइना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर खनिज पदार्थों का खनन करता है, माइनिंग ऑलरेडी करता है, समझ गए। तो अब यहाँ पर यूएसए चाहता है कि चाइना को डीआरसी के अंदर में ओवरटेक करें, बाकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी वो यहाँ पर यूएसए प्रोवाइड करवाएगा, जिसके माध्यम से जो डीआरसी है वो अपने बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो यूएसए को प्रोवाइड करवाएगा। समझ गए। तो ये पूरी कहानी चल रही है जिस वजह से ये अगेन आपको ये पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों में देखने को मिलेगा। तो आपने लोकेशन पढ़ लिया अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में कि आखिरकार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास में वो कौन कौन सी नेचुरल वेल्थ है और क्यों यहाँ पर ये सभी देश इसके पीछे पड़े हैं। ये देखो, सबसे पहली चीज़, पूरे अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो इसमें केवल डीआरसी नहीं है दोस्तों, पूरे अफ्रीकन नेशंस के पास में भर भर के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें डीआरसी के पास में दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट प्रेजेंट है। बताया जाता है दुनिया में जितना कोबाल्ट मिलता है उसका 70% कोबाल्ट इसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है। अब सर कोबाल्ट का करेंगे क्या? जब कोबाल्ट को खनन करके निकालेंगे तो उस कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर में, ध्यान रखिएगा। और इसी लिथियम आयन बैटरी से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाते हैं, स्मार्टफोन्स को डेवलप करते हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है यहाँ पर कॉपर की। तो केवल कोबाल्ट तक कहानी सीमित नहीं है, कोबाल्ट के बाद कॉपर हो गया दोस्तों। कॉपर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। और डीआरसी जो है, जैसे मैंने बताया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कोबाल्ट के साथ साथ कॉपर का भी एक वन ऑफ द जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर कहलाता है। फिर उसके बाद कॉल्टन मिलता है। कॉल्टन की हम ये इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर के अंदर में, जो कैपेसिटर स्मार्टफोन में, लैपटॉप्स में, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगाते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर ये कॉल्टन का यूज़ होता है। तो डीआरसी उसकी भी सप्लाई करता है दुनिया के अंदर में, ठीक है। फिर बात आती है गोल्ड की। तो गोल्ड का एक मेजर एक्सपोर्टर माना जाता है डीआरसी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे डायमंड्स हो गए, टिन एंड टंगस्टन हो गया, ये जितने भी आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, आइटम्स क्या, जितने भी ये खनिज पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी खनिज पदार्थ हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारे खनिज पदार्थ आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। नाउ क्वेश्चन, यहाँ पर एक फ़ोटो है। इस फोटो में दोस्तों ये कुछ मिनरल्स हैं, प्लीज़ इनका नाम ध्यान रखना। भले ये ऊपर वाले सब मत ध्यान रखो, लेकिन ये जो 7 मिनरल्स हैं इनके नाम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट के बारे में तो इस बार 2025 में ही प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, मतलब अफ्रीका रीजन ऐसा है दोस्तों, हर साल एक ना एक प्रश्न आता है, हर साल आता है। पिछले 10 साल से आप लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोबाल्ट की बात हम लोगों ने कर ली कि दुनिया का 70% सप्लाई डीआरसी करता है। कॉपर की बात कर ली, डायमंड की बात कर ली, गोल्ड की बात कर ली, टेंटलम की बात कर ली, टिन की बात कर ली एंड लिथियम की बात कर ली। टेंटलम को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट को लेकर भी क्वेश्चन बन चुका है। तो ये मिनरल्स के जो नाम हैं ध्यान रखना, जो भी हमको डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलते हैं। अब इन्हीं मिनरल्स के पीछे तो लड़ाई है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। चाइना चाहता है अपने पूरी तरह से पैर जमाना अफ्रीकन नेशंस में, जो ये करा भी है। चाइना के पास में एक बड़ा कंट्रोल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के माइनिंग सेक्टर का। चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव्स वहाँ पर चला रखे हैं। वैसे यूएस या यूरोपियन यूनियन का भी यही सेम इंटरेस्ट है कि ढेर सारा यहाँ से कोबाल्ट निकाला जाए, उससे क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए।
इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर आज देख रहा है कि हाँ, अफ्रीका के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर डील करेंगे, लेकिन इंडिया की वो छवि वैसी नहीं है जैसे ये देश हैं कि हाँ, जैसे चाइना की छवि क्रिएट हुई है आज के समय पर कि चाइना जो प्रॉमिस करके इन देशों में घुसा था माइनिंग करने के लिए, वो कोई सा भी प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया है और माइनिंग कर रहे हैं सो अलग। इसमें से मिनरल्स निकाल निकाल के अपने देश में ले जा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन चाइना ने किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट इनको दिया नहीं है और वो बात ये अफ्रीकन नेशन से समझ रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट डिस्कस भी की थी आज से कुछ दिनों पहले कि काफ़ी सारे देश अफ्रीका में ऐसे हैं जो चाइना के साथ में सारी डील्स को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रॉमिस पुराने वाले पूरे नहीं हुए हैं और चाइना आगे भी कोई नए प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हमको एक पैटर्न पता चलता है, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि सर हमने जो पढ़ा है उसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। ये आपके सामने पीवाईक्यू है, वो भी 2023 का। 2023 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, दुनिया का 3/4 कोबाल्ट, एक ऐसी चीज़ जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, व्हीकल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये प्रोड्यूस कौन करता है? दुनिया का 3/4 कोबाल्ट कौन प्रोड्यूस करता है, ये आप लोगों से पूछा गया एंड द आंसर इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही कोई घुमा फिरा के पूछ ले आप लोगों से तो आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। कहोगे एक ही क्वेश्चन आया है उसकी वजह से इतना पढ़ना पड़ा है। नहीं दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही 2023 में एक बार और प्रश्न पूछ लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, यहाँ की जो नदियाँ हैं, बेसिन हैं, उनको लेकर भी प्रश्न बन जाता है। तो कैमरून इसका पार्ट है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिंक होता नहीं है तो उसको हम ज़्यादा विस्तार में जाएंगे नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो 2022, देख रहे हो 2022, 23, 24, 25 लगातार यहाँ पर इसी रीजन के आसपास से प्रश्न बन रहे हैं। 2022 का क्वेश्चन क्या है? चैड, गिनिया, लेबनान, टूनिशिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे इन देशों के आगे कुछ ना कुछ रीजन्स मेंशन कर रखे हैं और पूछा गया है कि बताओ ये किस रीज़न की वजह से ये सारे देश चर्चाओं में थे, रिसेंटली आपको ये खबरों में देखने को मिले हैं। ऐसा यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसमें से केवल 3 पेयर आपको करेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, केवल 3 पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच हैं क्योंकि इसमें पेयर्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं। एक पैटर्न ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और सुनना, एक चीज़ और सुनना, वो चीज़ ये है कि ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। अलग अलग देशों के नाम दिए गए, इसमें भी यहाँ पर चैड और ये सारे देशों के नाम थे और पूछा गया कि ये सब चीज़ें न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि उन सब में तख्ता पलट हुआ था जिसको बोलते हैं मिलिट्री कू होना। तो मिलिट्री कू की वजह से वो भी न्यूज़ में आया। ये सभी देश न्यूज़ में रहते हैं, ध्यान रखें। अब 2023 और 22 वाला जो ये क्वेश्चन है ये डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहा है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला प्रश्न डायरेक्टली लिंक है तो इसको आप इसी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा सर, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? जो डीआरसी वाला है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुको यार, ये क्या हो रहा है? एक सेकंड रुकना यार, ये पीडीएफ को क्या हो रहा है? चलो यार, दूसरा पीडीएफ लेके आ गया था। यहाँ पर आप देखोगे अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे लिए और भी ज़्यादा काम का है, लेकिन इस वाले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले पहली बात तो जितने भी लोग पहली बार अपने चैनल पर आए, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बाकी अगर आपको ये वाले पीडीएफ चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी के पीडीएफ जिसमें आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, क्योंकि हमारा द हिंदू पब्लिश हुआ नहीं है तो हमने इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल लिया है। इस एडिटोरियल से भी यूपीएससी ने 2015 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। फिर यहाँ से 2015 में मेंस का प्रश्न भी बना है, तो वो क्वेश्चन दूंगा कैसे अटेम्प्ट करता है वो समझ में आएगा। फिर इंडियन एक्सप्रेस का एक और एक्सप्लेनर पेज पर आर्टिकल प्रेजेंट है। बहुत शानदार आज का एनालिसिस होने वाला है और ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे टॉपिक्स वो हैं जो एग्जामिनेशन के अंदर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से आप लोगों ने ये सारी बातें पढ़नी होंगी। ये पीडीएफ हाई क्वालिटी के हैं। ये पीडीएफ कहाँ पे मिलते हैं आपको? एक पर्टिकुलर पेड ग्रुप के अंदर में। आप अपना एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं। अगर आप लोग लंबी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि सर मेरा पेपर दूर है, एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख लो। सारे करंट अफेयर की टेंशन आपकी दूर हो जाती है, क्योंकि इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं एंड अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो पीडीएफ मिलते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं इस ग्रुप में। चाहो तो आप अपने पीडीएफ्स का प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ो, चाहो तो आप ऐसे डिजिटली रीड करो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाई क्वालिटी के पीडीएफ मिलते हैं। ये सारा अमाउंट जैसे ही आप पे करके ग्रुप में ऐड होंगे दोस्तों, आपका अमाउंट हैंड टू हैंड रिकवर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पुराना सभी कंटेंट भी आपके हाथ में आ जाएगा और नया कंटेंट तो फिर आज से मिलना शुरू हो ही जाएगा अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो। ठीक है, तो ये इसलिए दोस्तों आपके लिए एक रिकवरेबल अमाउंट है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये एम नागराजू जी ने लिखा है। ये बात करते हैं एक योजना के बारे में भारत सरकार की, जिसका नाम है पीएम जनधन योजना। तो ये कल हमारे इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पब्लिश हुआ था कि पीएम जनधन योजना जो है ये किस लेवल पर जा चुकी है और किस तरीके से जो बेनिफिशरीज हैं उनको इसके फ़ायदे हो रहे हैं। पीएम जनधन योजना के की अचीवमेंट्स क्या हैं और अचीवमेंट के साथ साथ इसमें आज के समय के चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, उससे हमें कैसे डील करना है। ये 2-3 बातें हैं जिस पे जोर दिया गया है। बहुत शानदार टॉपिक। सीधा मेंस प्रीलिम्स दोनों में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अब पहली चीज़, इस एडिटोरियल के सभी नोट्स मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए इस आर्टिकल की कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल में राइटर क्या कहना चाहते हैं। आर्टिकल में राइटर बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। देखो, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसका मेन पर्पज़ है भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। सर, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति, कम से कम चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक व्यक्ति के पास में अपना बैंक अकाउंट हो, बैंक की जो सर्विसेज हैं वो उसको मिल रही हो। ठीक है, तो वो बैंक अकाउंट का सही तरीके से उपयोग करना जानता हो। क्योंकि एक समय था आधे से ज़्यादा लोगों के पास में अपने बैंक अकाउंट्स ही नहीं हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट की ये स्कीम थी, 2014 में इस स्कीम को शुरू किया गया था और बताया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 2014 में, ताकि हर एक व्यक्ति के पास में ये बैंक अकाउंट ओपन हो सके। तो आज मैक्सिमम लोग हैं जिनके पास में अपना पर्टिकुलर बैंक अकाउंट हमको देखने को मिलता है। इससे क्या होगा, सारे के सारे एक फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले सेक्टर के अंदर में आ जाएंगे। फॉर्मल बैंकिंग के अंदर में लोग जुड़ पाएंगे। सरकार भी कई बार सब्सिडीज देती है, दूसरे बेनिफिट देती है, जैसे आप लोग सुनते होंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी जिसको बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी लोगों को बैंक अकाउंट में दिया जाता है। पहले जो ये पैसा गवर्नमेंट कई बार गरीबों के लिए प्रोवाइड करवाती थी, वो पैसा बिचौलिया खा जाया करते थे, जो मिडिल मैन होते थे। बहुत कम पैसा लोगों तक पहुंचता था। उसी चीज़ को ख़त्म करके डीबीटी वाला कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि हर एक व्यक्ति के पास में अपना बैंक अकाउंट होगा तो सीधा यहाँ पर कोई भी बेनिफिट उसको प्रोवाइड करवाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो गवर्नमेंट उसके खाते में सीधा पैसे डाल देगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस को हम लोगों ने प्रमोट किया। और इस यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस मतलब हर एक व्यक्ति के पास में देश के अंदर बैंक अकाउंट अपना खुद का हो। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत होती है 2014 में। तो 2014 से सर आज का समय आ चुका है 2025। तो इन 10 साल से भी ज़्यादा के समय में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है ज़रा ये बताइए। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में। तो दोस्तों, अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना आने से पहले का सिचुएशन देखेंगे तो केवल 59% भारतीय लोग थे जिनके पास में अपने खुद के बैंक अकाउंट थे एंड 35% एडल्ट थे जिनके पास में अपने खुद के बैंक अकाउंट्स हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना से बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है प्रमोट किया गया, लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन करवाने की बात की गई। तो अब का सिनेरियो डिफरेंट है। अब बताया जाता है कि 56.2 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। 2015 से अभी तक ये 4 गुना ज़्यादा अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रूरल एरियाज़ में अगर हम बात करेंगे, गांव वाले क्षेत्रों में लगभग 37 करोड़ अकाउंट ओपन हुए हैं, शहर वाले क्षेत्रों में लगभग 18 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए हैं एंड 56% अकाउंट्स जो हैं वो महिलाओं के थ्रू ओन किए जाते हैं। इसका मतलब कि पहली बात तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को तो प्रमोट किया गया है कि हर एक के पास में अपना बैंक अकाउंट हो। साथ ही साथ में दोस्तों जेंडर इक्वालिटी को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया है ताकि महिलाओं के भी अकाउंट साथ ही साथ में खुलवाए जा सकें। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का पहला अचीवमेंट हुआ। दूसरा, यहाँ पर ये कहते हैं कि बैलेंस ग्रोथ भी बढ़ती हुई नजर आई है। पहले लोग कम डिपॉजिट क्या करते थे, स्टार्टिंग में जब बैंक अकाउंट्स ओपन हुए थे 2014 में तो लोग डिपॉजिट्स कम करते थे। अब ये डिपॉजिट 2015 से अभी तक 17 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। लोगों ने अपना वो रेगुलर अकाउंट बना लिया है जो अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर खोले गए थे। फिर बात आती है फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट्स। यहाँ पे बोला जा रहा है 16.2 लाख के आसपास जो बैंक मित्र यानी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, ये बैंकिंग सर्विसेज गाँव तक पहुँचाई गई है। 99.9% गाँव जो हैं आज के समय पर, उन सभी गाँवों के पास में अपने 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग सर्विस मिल चुकी है, बैंकिंग आउटलेट मिल चुका है।
ठीक है, क्योंकि अब डिमांड हो चुकी है, लोगों के पास में बैंक अकाउंट है, तो बैंकिंग सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवानी होगी। फिर बात आती है डिजिटल इंक्लूजन की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट कोई भी किसी प्रकार के बेनिफिट्स जब प्रोवाइड करवाती है तो वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर में ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी सरकार सब्सिडी दे रही है या जो भी पैसा यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है, वो बिना किसी इंटरमीडियरी के, यानी कि बिना किसी बिचौलिया के डायरेक्टली इनके खाते में डाले जा सकें। इसी के लिए ये बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना में। और इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ मोनेटाइजेशन के समय पर, सॉरी डीमोनेटाइजेशन के समय पर। जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, या कोविड-19 के समय पर देखोगे तो जनधन अकाउंट्स के माध्यम से लोगों को एक बड़ा सपोर्ट मिला। फिर आज रुपे कार्ड्स भी इशू किए जाते हैं ताकि लोगों के पास में अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की कैपेबिलिटी आ जाए। फिर इन्हीं बैंक अकाउंट से ही दोस्तों अपने कार्ड के माध्यम से वो यूपीआई में आज इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हर एक व्यक्ति के पास में, या मोस्टली कह सकते हैं, मोस्टली लोगों के पास में अपने खुद के यूपीआई आईडीज़ आ चुके हैं, फ़ोन पे और ये सब चीज़ें आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया है प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से। ये बात यहाँ पर हमारे राइटर का कहना है। फिर राइटर दूसरी चीज़ बात करते हैं, वो है हाउस होल्ड कवरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस होल्ड कवरेज का मैटर क्या है? राइटर कहते हैं 2018 तक अगर आप लोग देखोगे सिचुएशन डिफरेंट थी, अब सिचुएशन डिफरेंट है। 2024 अगर हम देखें तो 89% से ज़्यादा लोगों के घरों में जो अकाउंट हैं वो एडल्ट के अकाउंट बन चुके हैं। आज आप देखो, ये एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पता चला 94.6% एडल्ट ऐसे हैं जिनके पास में अपना खुद का बैंक अकाउंट है, जो पहले कम हुआ करता था। पहले 35% एडल्ट्स हुआ करते थे जिनके पास में अपना खुद का बैंक अकाउंट हुआ करता था। ये नंबर बढ़कर पहुंच गया है 94.6% कि लोगों के पास में अपने खुद के बैंक अकाउंट्स हो चुके हैं। अब दोस्तों, एक बात और याद रखिए कि जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुछ और भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लिंक किया गया है। जैसे पीएमजेजेबीवाई स्कीम को इसमें लिंक किया गया, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये सारी योजनाएं जो हैं, इन योजनाओं के तहत जो भी पैसा मिलता है या इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट मिलता है, वो सारे के सारे फंड इन्हीं बैंक अकाउंट्स के अंदर में आते हैं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओपन करे गए हैं। समझ गए? तो इनको, यानी पीएमजेडीवाई ये योजना जो है, इसको लिंक किया गया है दूसरी बाकी सारी योजनाओं से, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। तो सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझ गए। इससे एक टेक्नोलॉजिकल पुश मिला है, आज लोग यूपीआई, रुपे कार्ड के बारे में जानते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इवन वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि एक सबसे बड़ा मॉडल भारत ने चलाया फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जिसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मिली। इवन वेमेन एम्पावरमेंट को भी हम लोगों ने सपोर्ट किया एक ही पर्टिकुलर योजना से, ये वर्ल्ड बैंक कहता है। तो राइटर कहते हैं कि देखो, ये सब तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंस, कि सब कुछ बढ़िया है, अचीवमेंट अच्छा हुआ है, लेकिन आज भी इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जिस चैलेंजेस को हमें, जिन चुनौतियों से हमें लड़ना होगा, जिससे हम इस योजना को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बढ़िया नहीं है। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं दोस्तों, तो पहली चीज़, आज बहुत सारे लोग ना, मतलब जिन्होंने ये अकाउंट खुलवाए थे 2014 में, वो अकाउंट आधे से ज़्यादा लोगों के इनएक्टिव हो चुके हैं, या केवल इसलिए इस्तेमाल होते हैं जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तब वो सब्सिडी उनके अकाउंट में आ जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी, आज लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर में ये जागरूकता नहीं है इंश्योरेंस के बारे में, पेंशन्स के बारे में, ठीक है, डिजिटल सेफ्टी के बारे में, तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला। डिजिटल डिवाइड की बात करेंगे तो आज भी गांव वाले बहुत सारे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या है, जिसकी वजह से ये सर्विसेज वहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि लोगों ने ये जो अकाउंट है, इन अकाउंट को, मतलब जैसे आप नॉर्मल बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो अकाउंट्स ओपन करे गए थे इस योजना के तहत में, लोगों ने इन अकाउंट्स को त्याग दिया है, मतलब ओपन करवा के छोड़ दिया है, लोग भूल चुके हैं उसके बारे में। वो इनएक्टिव हो जाता है, कभी चालू करवाना होता था, जाके केवाईसी भरवा लेते हैं बैंक के अंदर में, उसको चालू करवा लेते हैं, कुछ समय बाद फिर से वो इनएक्टिव हो जाता है। बस खाली गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे रहा है, केवल उसी के लिए ही यहाँ पर वो अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है, बाकी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, जबकि आपके सारे काम वहाँ पे उस अकाउंट से किए जा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट केवल आपके सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, केवल इसी के लिए नहीं दिया गया था। इस बैंक अकाउंट को दिया गया था, ये बैंक अकाउंट ओपन करवाया था ताकि आप लोग अपनी सभी सर्विसेज को हैंडल कर सकें अपने इस ओनली बैंक अकाउंट के माध्यम से। हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकें एक बड़े लीडर के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में। तो हमें इस पे थोड़ा सा काम करना है और समझाना है कि आप बैंकिंग सर्विसेज को किस तरीके से बेटर वे में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लोगों तक ये सारी बातें पहुंचानी है हम लोगों को। क्लियर हो गया?
तो ध्यान रखिए ये राइटर का क्या कहना है, राइटर ने इसके अचीवमेंट शेयर करे हैं। कई बार ये अचीवमेंट आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना यूपीएससी ये पूछ सकता है कि हाँ भाई बताओ पीएमजेडीवाई की वजह से क्या चेंज हुआ है या ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार तो प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये रहा 2015 का पीवाईक्यू। क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना ये जो लॉन्च की गई है ये किस लिए लॉन्च की गई है। तो कहोगे सरो ऑप्शन देख लो, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो योजना है इसका मेन पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश के अंदर में प्रमोट करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मेंस का भी यहीं पर प्रश्न है, 2015 में मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वाले मेंस के प्रश्न को आप सभी लोग अटेम्प्ट करें, अपना उत्तर लिखें, लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड। यानी जो पहले सिचुएशन थी लोगों के पास में अपने बैंक अकाउंट नहीं होते थे, उनको एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में लेकर आना, फॉर्मल स्ट्रक्चर में लेकर आने के लिए ये योजना बहुत ज़रूरी थी, ये पूछा गया। दूसरा यहाँ पर ये कहते हैं कि डू यू अग्री विद दिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्या आप अग्री करते हैं कि जो हमारे पुअर सेक्शन है इंडियन सोसाइटी के उनको इस योजना में ऐड किया गया, इस योजना के तहत उनको सपोर्ट मिला। तो इसमें आपने आर्गुमेंट शेयर करने हैं अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए। तो आराम से आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, सभी अचीवमेंट्स बता सकते हैं जो भी अचीवमेंट्स हासिल हुए हैं। कुछ चैलेंजेस भी लास्ट में आपने ज़रूर से मेंशन करने होंगे, उसके लास्ट में आप अपना कंक्लूजन मेंशन कर सकते हैं। तो ये आंसर लिखिए, लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ पर 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से अटैम्प्ट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बहुत पहले पूछा गया है, समझ गए। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जो है ये हमारे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन में कल पब्लिश हुआ था। ये आप लोग देखोगे लंबा चौड़ा आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक फ्लाई के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक मक्खी है जिसके बारे में ये बात हो रही है। ये बहुत ख़तरनाक है, ये कोई मतलब नॉर्मल मक्खी नहीं है, ये एक ऐसी मक्खी है जो इंसान का मांस खाती है। फ्लैश ईटिंग यहाँ पर इसको बोला जाता है स्क्रू वॉर्म। क्या बोला जाता है, स्क्रू वॉर्म। ध्यान रखिएगा, वैसे स्क्रू वॉर्म के जो केसेस है वो यूएसए वगैरह में देखने को मिला करते थे बहुत पहले। अब ये स्क्रू वॉर्म के केसेस वापस से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं यूएसए में, जिस वजह से ये आर्टिकल चर्चाओं में आया है। अब आर्टिकल के चर्चाओं में रहने के पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा कि ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और अभी तक यहाँ पर यूएसए ने क्या क्या कर लिया है, ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये क्यों चर्चाओं में है। रीज़न यह है क्योंकि अगस्त 2025 की बात है, यानी इसी महीने की बात हम कर रहे हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका ने रिपोर्ट किया है पहला ह्यूमन केस, यानी एक फर्स्ट केस आ चुका है न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म का। यानी इस मक्खी की वजह से जो ये केस आता है ये फर्स्ट केस हमारे सामने निकल कर आ चुका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पर निकल कर आया है, यूएसए में। कहोगे फर्स्ट केस क्या पहले नहीं था, हाँ पहले कई साल पहले यहाँ पर यूएसए में ये केसेस पाए जाते थे। अमेरिका ने 1960s में ही ऑलरेडी इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था अपने देश में, लेकिन अब वापस से पहला केस निकल कर आया, जिस वजह से यहाँ पर एक चिंता का जो विषय है वो उठता हुआ हमको देखने को मिला। अब वो कैसे, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ, बताया जाता है कि एक पेशेंट थे यूएसए के, वो पेशेंट पहुंचते हैं एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर यूएसए से नीचे ही एक और देश है सेंट्रल अमेरिका के अंदर में। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे एल सेल्वाडोर में आज भी दोस्तों ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म के केसेस नज़र आते हैं। तो एल सेल्वाडोर में वो यूएसए का पेशेंट गया और माना जा रहा है कि उस पेशेंट के अंदर में वहीं पर ये केस आ गया, यानी कि ये स्क्रू वॉर्म उसको हो गया। और उसके बाद वो वापस से यूएसए पहुंचा तो यूएसए में इस केस को डिटेक्ट कर लिया गया। तो यूएसए के अंदर में दोस्तों पहला ह्यूमन केस आ चुका है स्क्रू वॉर्म इन्फेस्टेशन का, जिस वजह से वो चर्चाओं में है। अब एग्जामिनेशन में आप लोगों से प्रश्न बन सकता है न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म के बारे में, ये क्या है और ये बीमारी किस तरीके से फैलती है, ये बीमारी कितनी ज़्यादा खतरनाक है। पहली चीज़, ये एक प्रकार की पैरासिटिक फ्लाई है, ध्यान रखना है। स्क्रू वॉर्म की बात कर रहे हैं, एक मक्खी है जिसका नाम, एक साइंटिफिक नेम भी दिया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। इसको एक निकनेम दिया गया है, एक छोटा सा नाम और दिया गया है इस मक्खी को, और वो नाम क्या दिया गया है, फ्लैश ईटिंग ब्लो फ्लाई।
फ्लैश ईटिंग ब्लो फ्लाई एक ऐसी मक्खी जो मांस खाने का काम करती है। इसका जो कलर आपको देखने को मिलेगा वो ब्लू और ग्रे कलर देखने को मिलता है। ये मक्खी कहाँ पे पाई जाती है? देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा कि बताओ रिसेंटली स्क्रू वॉर्म नाम की एक चीज़ चर्चाओं में थी, ये क्या है? ठीक है, एक बार प्रश्न ऐसे पूछा गया है। ठीक है, सिकाडा और ये सब चीज़ें नाम दिए गए थे, फ्लॉग हॉपर, ये सब ऐसे ही नाम दिए थे। चेक करना कि ये सब चीज़ें क्या हैं जो हाल ही में न्यूज़ में थी। तो ध्यान रखना, स्क्रू वॉर्म करके पूछ लेगा। स्क्रू वॉर्म रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या है? ये एक इंसेक्ट है, वॉर्म है, वॉर्म की स्पीशी है ना? ऐसा भी सवाल बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये फ्लाई है। समझ गए? ये कहाँ पे पाई जाती है? साउथ अमेरिका में, कैरेबियन, सेंट्रल अमेरिका में। एक तो साउथ अमेरिका में, दूसरा जो हमारे कैरेबियन नेशन यानी कैरेबियन समुद्र के आसपास, और सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा हो गया अमेरिका और अमेरिका के आसपास के देश, याद रखना उन देशों में यह पाया जाता है। हम इसको स्क्रू वॉर्म क्यों कहते हैं? स्क्रू वॉर्म क्यों कहते हैं? स्क्रू क्या कहलाता है दोस्तों? स्क्रू जो यहाँ पर हम लोग कसते हैं, है ना, किसी होल में स्क्रू को कसा जाता है, वैसे ही यहाँ पर ये काम करती है फ्लाई। ये फ्लाई पता है क्या करती है? सुनिएगा। इस फ्लाई का एक लार्वा होता है। लार्वा मतलब मैगोट्स की बात करते हैं, मैगट। मैगट मतलब कई बार आपने देखा होगा किसी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी में कई बार छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। उन्हीं कीड़ों को हम लोग मैगट कहते हैं। कुछ देर बाद ही वो मैगट लग जाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये जो फ्लाई है, ये फ्लाई क्या करता है? ये फ्लाई बहुत सारे मैगट मैगट यहाँ पर छोड़ देती है। किसमें? एक इंसान के, कहीं पर उसको घाव हुआ है, कहीं पर चोट लगी हुई है, उस जगह पर। अब ये मैगट जो है धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद में वो फ्लैश को खाना शुरू करते हैं, और फ्लैश को यानी कि हमारे मांस को खाना शुरू करते हैं। और मांस को खाते खाते दोस्तों वो गिर जाते हैं नीचे। जब नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़े होके इसी फ्लाई का रूप लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कई बार जो साइंटिफिक नेम है वो बोला जाता है मैन ईटर। मैन ईटर। तो इसको कई बार होमिनी वॉरेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो साइंटिफिक नेम है ना, होमिनी वॉरेक्स, होमिनी वॉरेक्स, इसका मतलब है मैन ईटर, इंसान का मांस खाने का काम करती है। ये फ्लाई स्प्रेड कैसे होती है, फैलती कैसे, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। सबसे पहले इसमें जो फीमेल फ्लाई होती है, फीमेल फ्लाई, वो किसी इंसान के मान लो शरीर में कोई एक खुला सा बहुत बड़ा घाव हो रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एनिमल की, या जो भी वार्म ब्लडेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको ये अफेक्ट करती है। वार्म ब्लडेड जिनका खून थोड़ा सा गर्म है, इसमें एनिमल है, काऊ है, गोट, डॉग, ह्यूमन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इंसान भी प्रेजेंट है। तो कहीं पर हमको चोट लगी तो घाव हो गया। उस घाव में ये जो फ्लाई है, ये जो मक्खी है, उड़कर आएगी, उस घाव में 300 अंडे दे देगी। वैसे ये जो मक्खी है ये 10 से 30 दिनों के अंदर में अपने पूरे लाइफ टाइम में, और अपने पूरे लाइफ टाइम में देखो 3000 से ज़्यादा अंडे देती है ये मक्खी। तो ये इसको घाव मिला खुला, कोई घाव में बैठी है मक्खी और वहाँ पे इसने 300 अंडे दे दिए। अब ये अंडे धीरे धीरे फूटेंगे। इन अंडों में से निकलेंगे छोटे छोटे कीड़े, मैगट जिसको बोलते हैं। और ये मैगट क्या करेगा? हमारा मांस खाना शुरू करेगा। और मांस खाते खाते जैसे थोड़ा भारी होगा ये नीचे गिर जाएगा। जब ये नीचे गिर गया दोस्तों, यहाँ पर तो ये और फैलेगा, और उसके बाद में एक नया जो एडल्ट फ्लाई है वो बनकर आएगा। यानी कि एक नया इस तरीके का जो ये मक्खी है ये बनकर आएगा। जैसे आपने बटरफ्लाई का पूरा देखा होगा, प्यूपा और ये सब पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना, कुछ उसी प्रकार से दोस्तों इसकी साइकिल भी चलती है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। इससे यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इन्फेस्टेशन है वो डेडली हो जाता है। मतलब ये जानलेवा हो सकता है अगर हमने मैगट को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, या घाव को सही तरीके से साफ़ नहीं किया, तो ये जानलेवा हो सकता है। अब ये डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए है क्योंकि एनिमल्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ध्यान दिया नहीं जाता है, एनिमल्स ना इसको साफ़ कर पाते हैं, तो धीरे धीरे करके उनका बहुत सारा जो मांस है ये मैगट्स खा जाते हैं। और वो उसी मांस के ज़रिए फिर धीरे-धीरे बॉडी में एंटर करते हैं, बॉडी में एंटर करके दिमाग तक चले जाते हैं, ये मैगट्स। ह्यूमन में भी दोस्तों ये केस आते हैं, बट ये रेयर केस हैं, ध्यान रखना, रेयर केस हैं। लेकिन इक्का-दुक्का कोई भी केस आ गया तो ये सीरियस केस माना जाता है, एकदम एक्सट्रीमली सीरियस केस। क्यों? क्योंकि जो घाव होगा वो घाव कभी यहाँ पर हील नहीं होता। वो जो घाव है जिसमें मैगट्स लग गए, वो मैगट्स उसको हील ही नहीं होने देंगे, ठीक नहीं होने देंगे। बहुत ज़्यादा खून निकलने लगेगा, बदबू बहुत ज़्यादा आने लगेगी, और एक इंसान फ़ील कर सकता है कि हाँ, मेरे घाव में बहुत सारे कीड़े मूव कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। तो ये लार्वा, ये जो मैगट्स है दोस्तों, ये धीरे-धीरे अगर बॉडी में एंटर कर गए, एंटर करने का मतलब फ्लैश को खाते-खाते कई बार एंटर कर जाते हैं, और मूव करते-करते ये दिमाग तक पहुँच जाते हैं, दिमाग तक, आँखों तक, या कोई भी और इम्पोर्टेंट ऑर्गन, तो इससे एक इंसान की डेथ हो सकती है। और बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ जिसको हम बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। कहोगे बड़ी भयंकर इशू है, हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। अभी एक केस निकल कर आया है यूएस से।
यूएसए से, जिसको इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में पब्लिश कर दिया गया। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज इट स्प्रेडिंग अगेन, ये वापस से क्यों फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर यूएसए ने, ध्यान रखिएगा, इस पैरासाइट को ऑलरेडी 1966 में एलिमिनेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। कैसे? एक टेक्निक का यूज़ करके जिसका नाम है स्टेरलाई इंसेक्ट टेक्निक। तो स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी वही जिसको हम बोलते हैं नसबंदी करना, अभी हम डॉग्स की स्टेरलाइजेशन के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे कुछ दिनों पहले। तो इस माध्यम से, इस टेक्निक के माध्यम से क्या हुआ कि जो ये फ्लाइज हैं इनकी पॉपुलेशन को रोक दिया था यूएसए ने बहुत पहले ही। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स वापस से आ रही हैं। ये जो नया आउटब्रेक हुआ है उसके पीछे का रीज़न ये है कि अमेरिका के आसपास के पड़ोसी देश, क्योंकि आसपास के पड़ोसी देश की जब हम बात करते हैं तो पनामा है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, होंडुरस है। ये सभी वो देश हैं जहां आज भी दोस्तों ये स्क्रू वॉर्म के केसेस पाए जाते हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इन देशों से गाय भैंसें मंगाई जाती हैं अमेरिका में। अब उन गाय भैंसों के अंदर में ये स्क्रू वॉर्म है, उन गाय भैंसों के अंदर में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है ना। उन गाय भैंसों में वो मैगट्स लगे हुए हैं। अब वो पहुंच गए यूएसए में, वो मैगट्स बड़े हुए, फ्लाई बने। अब जो इन्होंने, यूएसए ने पहले पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली थी फ्लाई की, वो वापस से फ्लाई आ गई। तो आज दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कैटल, ये जो गाय भैंस को ये लोग मंगाते हैं, यूएसए के अंदर में इंपोर्ट किए जाते हैं आसपास के पड़ोसी देशों से। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इन्फेक्टेड कैटल ब्रीड्स का, इसके माध्यम से ही भी ये बीमारी फैल रही है। उसके बाद यूएसए ने जो स्टरलाइजेशन किया था, ये भी कम, मतलब काफ़ी कम इफेक्टिव था। तो जिसके माध्यम से आज दोस्तों ये वापस से जो केसेस है वो निकल कर आ रहे हैं। अब देखो, वैसे ये जो नया क्वेश्चन है, मैं आपको एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहता था, बट आंसर आपको यहाँ पर दिख ही गया है क्लियरली, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको आंसर यहाँ पर पता ही चल गया है। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोगों से बन सकता है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो स्क्रू वॉर्म है किसके रेफरेंस में यूज़ किया जाता है? फ्लाई के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। ये भी आप लोगों से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। अब तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, वही स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने अभी आर्टिकल में डिस्कस किए हैं। नाउ लेट्स गो, एक और न्यूज़ आर्टिकल है, फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अच्छा देखो, अब एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई आपको। आप ये मत सोचना कि ऊपर वाला आर्टिकल कहीं सर ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नहीं। 2-3 लाइनें इसके बारे में लिख लेना कि इस तरीके से अंडे देता है, गाँव में अंडे देता है, इसका नाम क्या है और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। क्योंकि देखो, इसके बाद जो आर्टिकल है ये भी हम लोग हनी बी के बारे में डिस्कशन करेंगे, मधुमक्खी के बारे में बात करेंगे, शहद के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों कल हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, छोटा सा, जैसे आप लोग ये देख पाओगे, जहाँ पर गवर्नमेंट के एक नए रिकॉर्ड को मेंशन किया गया है कि सरकार का एक नया मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस देखने को मिला है ऑन नेचुरल हनी। ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आज के समय पर मेंशन कर रही है नेचुरल हनी के ऊपर में। और आज जितना भी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे हनी, क्योंकि शहद के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कई बार हम बहुत ही ज़्यादा सस्ता जो शहद है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो सरकार ने एक लिमिट सेट कर दिया है कि भैया ये है $1400 पर टन के हिसाब से, कि भाई इतने से कम, यहाँ पर इतने से कम अमाउंट में ये शहद एक्सपोर्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। तो अगर इससे कम लिमिट में एक्सपोर्ट करोगे तो वो परमिटेड नहीं है। ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होता है, समझ गए? जैसे मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है, इससे कम में इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे कम नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, इससे कम नहीं जाना है। कम से कम यहाँ पर, कम से कम 1400 जो डॉलर्स है पर टन के हिसाब से जो ये शहद है ये बिकेगा या एक्सपोर्ट होगा दुनिया में जहाँ भी जाएगा इंडिया से। ये बात इंडिया मेंशन करता है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, हनी के बारे में ना क्यों डिस्कशन हो रहा है। इस बार बजट में हम लोगों ने हनी के बारे में एक स्पेशल चर्चा देखी थी। उसके अलावा पीएम मोदी की जो रीसेंट स्पीच हुए है, वहाँ पर भी पीएम मोदी ने हाईलाइट किया है कि जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा शहद का उत्पादक बन चुका है, शहद का प्रोड्यूसर बन चुका है। हनी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में पिछले 11 सालों में 60% से इंक्रीज़ हुआ है। हम ज़्यादा शहद को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो हनी मिशन चलाया गया है, इस हनी मिशन की वजह से बहुत सपोर्ट मिला है शहद की ग्रोथ को। सर अब एग्ज़ाम में आप लोगों से हनी मिशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हनी मिशन को लॉन्च किया गया था 2017 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की साइड से, जिसको हम केवीआईसी कहते हैं। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के अंदर में सस्टेनेबल बी कीपिंग को प्रमोट करना है। बी कीपिंग मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन करना। क्योंकि मधुमक्खी पालेंगे तभी तो यहाँ पर वो मधुमक्खी मिलकर शहद बनाएंगी, छत्ता बनाएंगी, तभी तो उसमें से हम लोगों को शहद मिलेगा, समझ गए? तो ये हनी मिशन इस चीज़ के लिए चलाया गया। इस हनी मिशन के अपने आप में कुछ रेलिवेंट फीचर्स हैं। फीचर जैसे लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाना,
फार्मर्स को एक अच्छी इनकम प्रोवाइड करवाना, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाना, ये सब मेन पर्पज़ था। तो इंडिया ने कितना शहद प्रोड्यूस किया? तो दोस्तों हनी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की एक मैसिव ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में। 2014 में देखोगे तो ये 75,000 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास हम लोगों ने ये हनी का प्रोडक्शन किया था। अभी 2025 में देखोगे तो 1.25 लाख मिलियन टन्स के आसपास हम लोग ये प्रोडक्शन कर चुके हैं। मतलब 2014 से 2025 के बीच में 60% का यहाँ पर ये इंक्रीमेंट नज़र आया है हनी प्रोडक्शन के मामले में। नाउ अब बात आती है ग्लोबल स्टेटस की। दुनिया में ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 एक्सपोर्टर जो हैं, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़े 10 एक्सपोर्टर हैं हनी के, उसमें से इंडिया काउंट किया जाता है। टॉप 10 एक्सपोर्टर में एक भारत भी है। तो एक्सपोर्ट में एक सक्सेस हमको मिल पाया है। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, बताओ भारत के अंदर में शहद कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी ने टर्मरिक को लेकर पूछा था, याद रखिएगा कि इंडिया में बताओ कहाँ कहाँ पर जो हल्दी है वो ग्रो की जाती है। तो इंडिया में शहद का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन याद रखेगा यूपी में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर जम्मू कश्मीर में होता है, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 5 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो मेजर प्रोड्यूसर हैं हनी के हमारे इंडिया में। तो हनी मिशन ध्यान रखेगा, हनी मिशन केवल शहद से रिलेटेड नहीं है। लोगों को अच्छी स्किल देना, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, रूरल डेवलपमेंट पे काम करना, इन सब चीज़ों को वो दर्शाता है। समझ गए? अब ये हनी बनता कैसे है? ये बनता है मधुमक्खियों से, बीज से। तो आपको पता होगा मधुमक्खी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह भी कई बार आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बात और सुनिए पहले। जब हम हनी की बात करते हैं तो हनी से संबंधित एक रिवॉल्यूशन है। जैसे हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज़ से, हरित क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? वो संबंधित है हमारे कृषि वाले क्षेत्रों से, एग्रीकल्चर से, है ना? कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गेहूँ, चावल उगाया, तो एक हरित क्रांति के थ्रू यहाँ पर वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया। ऐसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति जो है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? वो मिल्क से एसोसिएटेड है, ठीक है? डेयरी सेक्टर से एसोसिएटेड है। वैसे ही दोस्तों ये जो स्वीट रिवॉल्यूशन है, ये स्वीट रिवॉल्यूशन जो है ये हनी से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा, शहद से एसोसिएटेड है, ठीक है? और इसी वजह से हर साल हम 20th ऑफ मई को, ध्यान रखिएगा, 20 मई को वर्ल्ड बी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 मई को। अब ये हो गई दोस्तों यहाँ पे हनी के बारे में डिस्कशन। अब ये जो शहद मिलता है हम लोगों को या शहद बनता है, ये बनाता कौन है? ये बनाती है मधुमक्खी। मधुमक्खी के बारे में कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स आपके सामने मेंशन है, ज़रा इस पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। जैसे जो ये मधुमक्खी है, इसमें जो क्वीन बीज होती हैं ये लगभग 5 साल तक जीवित रह सकती हैं। और जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं इनकी 5 आँखें होती हैं टोटल, 4 विंग्स होते हैं, 4 पंख होते हैं। और जब ये पंख अपने फड़फड़ाती है, क्योंकि इनके पंख, जब देखोगे मधुमक्खी आसपास से जाएगी तो बड़ी साउंड आती है, बज़ जैसी साउंड। जो ये बज़ जैसी साउंड आती है ये इनके पंख की वजह से आती है, क्योंकि आप देखोगे ये पंख बहुत तेज़ी से इनके मूव कर रहे होते हैं। समझ गए? और जो ये शहद बनाती हैं छत्ते के अंदर में, वो शहद बहुत ज़रूरी है। वो शहद बहुत, मतलब आज के समय पर नकली शहद भी आता है मार्केट में, लेकिन रियल शहद के बेनिफिट्स बहुत हैं। वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव कर सकता है। समझ गए? और पता है, 2 हनीबीज़ आपस में जब बात करती हैं, 2 मधुमक्खियाँ आपस में जब डिस्कशन कर रही होती हैं, आपस में कोई बातचीत कर रही होती हैं कि भाई यहाँ पर फूल है, चलो पॉलिनेशन करते हैं, वहाँ से फूल से रस इकट्ठा करते हैं और रस इकट्ठा करके छत्ता बनाते हैं। तो ये सब आपस में बातें करती हैं। और जो ये बातें करती हैं इसको क्या बोला जाता है? वैगल डांस। क्या बोला जाता है? वैगल डांस। वैगल डांस कर करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे से बातचीत करती हैं, लोकेशन शेयर करती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, इसका रस निकालते हैं, यहाँ पे इस फूल में बहुत रस है, इसका रस निकाल कर चलते हैं, छत्ता बनाते हैं, शहद बनाते हैं। समझ गए? आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। वैगल डांस के बारे में भी याद रखिएगा। अब ये सब याद रखना तो है ही, मैं आपको बताऊंगा क्यों याद रखना है, लेकिन उससे पहले ये आपके सामने दोस्तों आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि विद रेफरेंस टू द हनी मिशन के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नहीं मिलेगा। अबे ऑप्शन तो दिख रहा है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आज ना ऐसे ही हो गया यार, सारे क्वेश्चन के साथ ऐसे ही हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग कल थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो इसमें क्या है कि हाँ, हनी मिशन की जब बात होती है तो 2017 में लॉन्च किया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने, ठीक है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बी कीपिंग को प्रमोट करना, ठीक है? इंडिया जो है 10 हनी एक्सपोर्टर्स में काउंट किया जाता है, ठीक है? दो तीनों बातें मैंने आपको बताई हैं, तीनों इसमें मेंशन है, तीनों सही स्टेटमेंट है। 2023 का ये क्वेश्चन देखो, यूपीएससी का 2023 का प्रीवियस ईयर प्रश्न
क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड? बताओ, इन चारों में से जो बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, हनी बी है, वॉस्प है, इन सब में से वो कौन सी प्रजाति है जो वैगल डांस को परफॉर्म करती है? ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, वो है हनी बी जो वैगल डांस परफॉर्म करती है। दैट्स इट। तो ये दोस्तों यहाँ पर हो गया आज का हमारा सेशन ख़त्म। वैगल डांस हनी बी करती है, ध्यान रखिएगा। और वैगल डांस को डिस्कवर करने वाले एक नोबेल लॉरेट थे। बाकी यहाँ पे जो बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है या फिर जो वॉस्प है, वो वैगल डांस नहीं परफॉर्म करते। वो ज़्यादातर चीज़ों को अपने आंखों से देखते हैं, है ना, उसी के हिसाब से ही यहाँ पर डील करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है और आज का जो सेशन है वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि आज हमारा न्यूज़पेपर नहीं आया है, लेकिन सेशन हमने धमाकेदार रखा है। इंपॉर्टेंट बातें ही कवर की हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मेरा अल्टीमेट मेन पर्पज़ है कि आपको सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊँ, एक स्पेशली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे दिनों से लोग डिमांड कर रहे हैं, सर आपका वीडियो 1 घंटे का रहता है, थोड़ा इसको एक्सपैंड कीजिए, इसमें कुछ और आर्टिकल ऐड कर दो, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन को ऐड कर दो, जिससे ये वीडियो 1 आवर 40 मिनट्स का भी हो जाएगा, तो भी हम लोग आराम से देखेंगे सर इस वीडियो को। लेकिन इसमें कंटेंट और ऐड कीजिए, PYQs के साथ में लिंक कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए। ऐसा चाहते हैं मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो ये लाइव जब बैठते हैं ना, तो डिस्कशन में थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन फिर उसके हिसाब से मतलब 7 बजे शुरू करेंगे तो मान लो 8:30 तक या 8:40 तक हम लोग समाप्त कर पाएंगे आराम से। लेकिन उसके लिए हमें राइट टाइम 7 बजे अपने सेशन को शुरू करना होगा, ठीक है। करते हैं, उसके ऊपर भी मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि आपका जो सेशन है इसको और ज़्यादा कैसे बेटर बनाया जा सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा PYQ, ज़्यादा मेंस के PYQ। मैं अभी एक एडिटोरियल सेक्शन का अलग से लाने की कोशिश करूँगा। मतलब अलग वीडियो नहीं, एक ही वीडियो में रहेगा, उसमें एडिटोरियल हम अलग से थोड़ी चर्चाएँ करेंगे। एडिटोरियल के सेशन, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं सर एडिटोरियल आप बहुत कम डिस्कस करते हैं। देखो, वो डिस्कस करता हूँ जो काम के होते हैं, क्योंकि एडिटोरियल डिस्कस करना बहुत आसान काम है। मैं आर्टिकल पढ़ के आर्टिकल आपके सामने चिपका दूंगा और यहाँ पे पीछे माइक के पीछे बोलता रहूँगा कि सर ये है, ये है, ये है, ये चैलेंजेस है, ठीक है। वो काम मेरे लिए आसान भी है, बहुत आसान काम है, सीधा आर्टिकल लगाना और पढ़ना, समझ रहे हैं। लेकिन वो आसान काम से कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बाकी सारे लोग अगर आप लोग देखोगे तो जैसा भी है, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी। अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, हम लोगों को मैनेज करना है बहुत सारी चीज़ों को। उसके हिसाब से मैं यहाँ पर हर एक आर्टिकल की डिटेल्स आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि भैया एक आपको अच्छा PDF मिले, अच्छा कंटेंट मिले, आप चीज़ों को फॉलो कर सकें। जिस तरीके से मैंने पिछले कुछ सालों में पैटर्न रखा है, पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आप लोगों को, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाया है, उसमें आप देखोगे एडिटोरियल का इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन जब भी होता है, हाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल मत डिस्कस करो, कवर करो, लेकिन जो काम का हो वो कवर करो। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना एडिटोरियल था, राइटर का नाम लिया, मैंने डिस्कस किया, लेकिन काम का था। किस तरीके से काम का था? जो क्वेश्चन आएगा उस आधार पर दोस्तों पढ़ो, ठीक है। अभी बिहार SIT ये और वो बहुत सारी चीज़ें चर्चाओं में है, बार बार मतलब एक बार पढ़ लो ठीक है, एक नोट्स मैंने आपको बनवा दिए, रोज़ 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 वही चीज़ें पब्लिश हो रही हैं, तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं और सेशन फालतू फिर लंबे भी हो जाते हैं। समझ गए? हर एक बार नया पॉइंट ऐड हो जाता है, भाई ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एग्ज़ाम मांगता है फैक्ट, तथ्य रख दो, तथ्य रख दो, फैक्ट रख दो कि हाँ भाई ये रिपोर्ट ये कहती है, ये रिपोर्ट ये कहती है, ये इंडेक्स ये कहता है, बात खत्म। उसी आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई किसी के ओपिनियन शेयर नहीं कर रहे, अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर रहे, जो भी है सब फैक्ट है, ठीक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।